अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD टी विद सज्जाद खोखर। मैं हूं सज्जाद खोखर और आपको पता है कि इस प्रोग्राम में हम अपने ऐसे मेहमानों को दावत देते हैं जो सिर्फ गपशप करते हैं, चाय की प्याली पर, और फिर साथ होती है गपशप। आज हमारे जो मेहमान शख्सियत हैं वो वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बल्कि पहले हमारे जो मेहमान मेरे बिल्कुल साथ हैं, बिल्कुल करीब अनकरीब हैं, वो पाकिस्तान टेलीविज़न की बात हो या पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स की बात हो या पाकिस्तान का स्टेट ड्रामा हो, और उसके साथ साथ रेडियो पाकिस्तान या प्राइवेट रेडियो चैनल, यानी रेडियो, टीवी, स्टेज और अखबार की दुनिया के बादशाह हैं। नाम इनका मैं आपसे तज़किरा करूंगा तो आप खुद ही पहचान जाएंगे कि ये खूबसूरत शख्सियत कभी मुल्तान होती हैं, कभी इंग्लैंड होती हैं, कभी ये चाचा परदेसी बने होते हैं, तो कभी ये स्टेज की दुनिया पे परफॉर्म करते हुए लोगों की दाद दे रहे होते हैं। जी हाँ, आज के हमारे पहले मेहमान हैं मज़हर हसन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो ये बताइए, आप चाय फीकी पियेंगे, मीठे वाली, या पत्ती ठोक के मिठा रोक के? देखिए मेरी बात सुने, हम तो चाह के लोग हैं, ठीक है, तो हमें तो आपकी चाह चाहिए। तो चाय मैं कम पीता हूँ, तो आपने शुक्रिया अदा किया, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने अपना मेहमान किया, यहाँ पर मुझे बुलाया, और मैं बड़ा फ़ख्र और बड़ी इज़्ज़त महसूस कर रहा हूँ कि मैं सज्जाद खोखर के प्रोग्राम में शामिल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बता दीजिए, हल्का मीठे वाली चाय ठीक है? जी हाँ, हल्का मीठा, बल्कि मीठा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। चलें, मीठा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। आप मीठे कैसे बनेंगे फिर? नहीं, मीठा खा के तो बंदा मीठा नहीं बनता, खुदा के लिए। मीठा जहर है, सराय की जेले बुलेंदे होते मीठे तो आप ही थी वेंदे हो लेकिन पल भी मीठे दे नाल कुछ न कुछ मुल्तान दे पेड़े या मुल्तान दा सुन हलवा। और बात है, सुन हलवा अगर हो जाए तो क्या ही बात है। अच्छा, उसमें अगर आप मीठा डालना ही चाह रहे हैं तो फिर शक्कर अगर हो तो शक्कर डाल दीजिए। शक्कर वाली चाय चाहिए जनाब। आप देख रहे हैं टी विद सज्जाद खोखर एन न्यूज़ HD पर, और हमारे आज के जो दूसरे मेहमान हैं, मैं उनकी तरफ बढ़ने से पहले सिर्फ इतना बताऊंगा कि हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो मज़हर हसन के दोस्त भी हैं। बचपन में इकट्ठे खेले, पढ़े, बड़े हुए, और फील्ड दोनों ने अलग अलग अपना ली, लेकिन आज जब भी दोनों दोस्त मिलते हैं तो यूँ ही लगता है कि जैसे दोनों में कोई फ़र्क नहीं, दोनों ही स्टेज के फ़नकार हैं या टीवी के फ़नकार हैं। मज़ाह हमारे दूसरे मेहमान भी बिल्कुल उस तरह है जिस तरह मज़हर हसन में है। ये मुझे नहीं इल्म कि मज़हर हसन ने उन्हें इस लाइन पर लाया है या वो भी बचपन से इनके साथ साथ है। बाय प्रोफेशन वो इस फील्ड में नहीं हैं, रेडियो टीवी की फील्ड में एक कंपनी में सर्व करते हैं, कराची में होते हैं, और मुल्तान में समाजी खिदमात के हवाले से उनकी एक पहचान ज़रूर है। अदब शनास हैं, अदब लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और राइटर भी हैं, लिखारी भी हैं। आमिर बलोच हमारे आज के दूसरे मेहमान हैं। आमिर बलोच साहब, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप कराची से मुल्तान आए हुए थे तो मैंने कहा क्यों ना हम चाय की प्याली पर इकट्ठे हो जाएं, आप और मज़हर हसन। जी, बहुत शुक्रिया सज्जाद खोखर, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा सफ़र कोई दिनों महीनों का नहीं, सालों पर मुहित है। हमारी दोस्ती जो है वो ज़ाहिर है कि मुझे याद आ रहा है कि जब हमने ये समाजी सफ़र का आगाज़ किया था तो हमें आपकी स्पीड को देखते हुए आपको बाज़ अच्छे कामों में जितना आप हाइपर होते थे हमें रोकना पड़ता था। तो यूँ समझ रहा हूँ मैं कि हम फ्लैश बैक में चले गए हैं और वही दौर की यादें ताज़ा हो गई हैं कि जिसमें हम लोग समाजी खिदमात के सिलसिले में एक दूसरे के शाना बशाना अपने कौम और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते थे। उसमें बुक बैंक हो गया, उसमें ब्लड बैंक हो गया, ये सारी जो मतलब यादें हैं वो आज फिर से वापस लौट आई हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे। मज़हर हसन से दोस्ती कितने अरसे से, क्या कुछ इनसे आपने सीखा है या इनको कैसे देखा है? जी, मैंने इनसे जो सबसे बड़ी बात सीखी है वो मैंने इनसे सबक सीखा है कि हाँ, कि कभी भी दोस्त को उधार नहीं देना चाहिए। हमारी दोस्ती का आगाज़ उसी उधार से है और हमारी दोस्ती बरकरार भी उसी बात पे है कि ये जब तक वापस नहीं करेंगे मैं दोस्ती को दुश्मनी का रंग नहीं दे सकता। अच्छा, मैं इंटरप्ट करूँगा यहाँ पे। खोखर साहब, आपने कहा ना कि चाय पे इन्हें बुलाया है, ठीक है, आप चाय ना भी देना इन्हें, ये पानी पे भी आ जाते हैं। लेकिन ये इनकी मोहब्बत है, ये कराची से जब भी मुल्तान आते हैं तो दोस्तों को जरूर याद रखते जी, हैं। इसमें मतलब क्रेडिट इनको नहीं जाता, क्रेडिट गोज टू यू। अगर आप इनकी खिदमत ना करें, एक दफ़ा कोई चीज़ ना पूछें देखिए फिर आते हैं कि नहीं, आप जो ये जब भी आते हैं आप खाबे खिलाते हैं तो इन्होंने तो भाग के आना है। कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज भी मेरी बात हुई सुबह, वो कहते यार मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने बुला लिया।
तो मैं आ रहा हूँ। और देखिए मतलब जी, कहाँ से आ रहे हैं? देखिए सजाद खोखर साहब, ये दोस्तों को मिलाने का एक बहाना होता है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आपके पास एक फोरम मौजूद है, आपने ये ज़रूरी समझा कि हमारी जो देरीना दोस्ती है उसकी यादें फिर से ताज़ा की जाएं, तो आपने सबको इकट्ठा किया। चले हम मजहर एहसन के थोड़े से फन पे भी बात करें। मजहर एहसन साहब, आपकी कितनी 30-35 साल खिदमत, 40 साल खिदमत, उम्र से अंदाजा वैसे हो जाएगा आपने असल ये में जी, आधी उम्र इनकी, हाँ जी, पोस्टर पे ये लिखा फन हुआ की है आबियारी में गुजरी है। हाँ जी, असल में हुआ इस तरह कि स्टार्ट जो मैंने लिया था वो लिया था 83 से। 1983 में आर्ट्स काउंसिल में मेरा पहला प्ले ऑन एयर हुआ। अच्छा, उससे पहले ये, अब मैं वो नहीं करता, मतलब हम अपने इलाके में छोटे छोटे थिएटर किया करते थे, शायद आमिर को याद हो, एक में इन्होंने भी परफॉर्म, बल्कि एक में नहीं कईयों में किया था, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे इलाके में खासे बड़े बड़े मैदान हैं जहाँ पे शादी हॉल जब नहीं होते थे वहाँ पे शादी के फंक्शन मैदान, हाँ मैदान। तो हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए तो अपने शौक़ की तकमील का जो सिलसिला है वो हमने वहाँ से शुरू किया था। अच्छा, एक दफ़ा मैंने फेसबुक पे ना 82 या 83 ऐसे लिख दिया, तो 82-83 में तो फेसबुक नहीं थी भाई, क्या हो गया? नहीं, इन्होंने सन का जिक्र अभी कर। अच्छा, वरना जब इसकी पैदाइश हुई थी तो उस वक्त तो सन इजाद भी नहीं हुए थे। चले जारी रखिए। तो वो तो किसी दोस्त ने ऐसे इतराज़ किया ना कि नहीं ये 83 की बात है या 84। मैं उस हिसाब से, अब ये इन दोस्तों ने मुझसे पूछा कि भी कितना अरसा हो गया, तो मैंने 35 कहा, 3-4 साल कम करके मैंने कहा, ताकि कोई ऐसा रेफरेंस ना आ जाए कि जनाब मेरा आगाज़ जो है ना 83 से है बाकायदा। जी, मैं तस्दीक कर दूं, ये 1983 1983 2083 तो अभी स्टेज आया से नहीं है। आगाज हुआ। स्टेज से आगाज़ हुआ। उसके बाद रेडियो का सिलसिला इस तरह हुआ कि वहाँ पे नौजवानों के प्रोग्राम होते थे, तो उनमें नीगर बख्त बहार स्पेशली एक प्रोग्राम होता था। खुर्शीद मलिक साहब उस वक्त प्रोड्यूसर थे, जो कि अब कंट्रोलर हो के भी रिटायर्ड हो चुके हैं। डीजी होके रिटायर हो, रेडियो जी हाँ। तो उनके पास वो नौजवानों के प्रोग्राम किया करते थे। फिर मुझे इस तरह चांस मिला, सरफराज खान साहब वो भी कंट्रोलर और डीजी हो के वो भी रिटायर हो गए। उनके पास एक नौजवानों का प्रोग्राम आया जिसमें उन्होंने कहा भी निसाबी ड्रामे हमने करने हैं, ये FA की बुक में है, फनकार, रुस्तम और सोहराब और ये सारे, और उसमें हमें ऐसे आर्टिस्ट चाहिए जो रेडियो के अप्रूव्ड ना हो। तो एक मुझे पहला मौका तो वहाँ पे मैंने शौक किया, पहला मौका वहाँ पे मिला माइक पे बोलने का, मुझे कुछ वहाँ से भी एक्सपीरियंस मिला। फिर वो एक जुनून सी कैफियत थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त आज का जो आर्टिस्ट है, जो आज का नौजवान है, जो आज का जो शौकिया फ़नकार है, उसके पास वसाइल बहुत है। अब तो खैर बहुत ही वसाइल है ना, हर तरह के वसाइल हैं। एक मोबाइल को ही आप ले लें तो इसमें आप सब कुछ करके अपना पब्लिक के सामने। उस वक्त तो ये था कि मतलब रेडियो का गेट क्रॉस करना जो है ना वो बहुत मुश्किल था। मतलब एक ऑडिशन दिया हमने, उसके बाद ड्रामा चेंज हो गया, फ़खर साहब से गाजी साहब के पास आ गया, उन्होंने कहा मैं तो फिर लवांगा जी, ओके जी आप ले लें। उन्होंने एक ऑडिशन लिया, 2 ऑडिशन होते थे, एक पहला एक दूसरा, उसके दरमियान बाज़-औक़ात महीनों का वक्फ़ा भी आ जाता था, तो उसमें पता ये चलता था कि वो प्रोग्राम किसी और के पास चला गया। कुछ अरसा इस तरह गुजरा। उसके बाद फिर एक दफ़ा ऑडिशन हुआ, अगले दिन दूसरा ऑडिशन था, तो हम उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। बलोच साहब, ये इस साइड पे आ गए शोबिज़ की तरफ, आप दवाइयाँ बेचने वाली कंपनियों में चले गए, लिखत पढ़त का सफ़र कहाँ तक रहा? जी, ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने। देखें, ये भी अवामुन्नास की खिदमत के मुख्तलिफ शोबे हैं। जिस तरह इन्होंने एक्टिंग को चूज़ किया, ठीक है, फ़नून लतीफ़ा को चूज़ किया, तो हमने ये सोचा कि ज़ाहिर है कि पहली ख्वाहिश आपने आज तक भी ये ज़िंदा है कि वालिदैन की ये ख्वाहिश होती है कि बेटा डॉक्टर या इंजीनियर बने। तो उसमें जब दोनों ख्वाहिशात की तकमील नहीं हो पाती तो फिर वो बच्चा खुद सोचता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि वालिदैन की जो ख्वाहिश थी उसकी भी पासदारी हो और उनकी ख्वाहिश की भी तकमील हो। तो ये सोचते हुए कि मेरे भी वालिदैन की ख्वाहिश थी कि मैं तिब के शोबे में आऊँ, तो वाबस्तगी अब भी तिब के शोबे से ही है। अब सिलसिला ये है कि पहले हम डॉक्टर बनते, अब हम डॉक्टर्स को जाके वो नई जो दुनिया भर में जो रिसर्चेज हो रही हैं, जो तहकीक हो रही है, जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो उनको हम जाके बताते हैं और उनके शाना बशाना दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए
काम करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये भी उसी तरह से ही अहमियत का हामिल शोबा है जैसे कि लिखने पढ़ने का सिलसिला भी जारी है या वो थम गया? जी, मैं जब भी सफ़र करता हूँ, मेरी चूँकि टूरिंग जॉब है, मैं सेल्स एंड मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ, तो पूरा पाकिस्तान हमारा घर है। तो मैं जब सफ़र पे जाता हूँ तो मेरा जो हम सफ़र होती है वो एक किताब होती है। इत्तफाक की बात है कि मैं आज अपने दोस्तों से आज भावलपुर से वापस आते हुए तज़किरा कर रहा था, तो उनको भी मेरी इस शौक़ का पता है, तो मुझसे पूछ रहे थे इस दफ़ा आपकी हम सफ़र कौन सी किताब है। तो जनाब राशिद जलील साहब की फुल वसेंदा जुल इस दफ़ा मेरी, हाँ जी, मेरी हम रकाब है। तो किताब और दोस्ती अब भी मौजूद है और जो अदब से ताल्लुक़ है वो मौजूद रहता है। इस तरह की जो समाजी सरगर्मियाँ, अब हम मुल्तान में नहीं हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कराची ज़ाहिर गहवारा है, अब तो इल्म अदब का तो है ही है, अब इंशाअल्लाह अमन का भी गहवारा बन चुका है, तो उसकी रोशनी और रौनकें वापस लौट आई हैं। तो इस तरह के इवेंट्स अदबी वहाँ पर मुख्तलिफ दोस्त जो है इनकाद करते हैं, तो मैं उसमें हरावल दस्ते के तौर पे शाना बशाना, ये शौक़ जो है ये यानी यूँ समझें महद से लहद तक का है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। और हम उस खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि मरदम खेज़ है, जिसने हमेशा फ़न और अदब की आबियारी की है, तो इसकी तकमील के लिए हम कहीं भी हों ये शौक़ कभी नहीं मरता। और हमारी जो यानी नर्सरी है वो बहरहाल मुल्तान, आप हो गए, मज़र हो गए, इस तरह और बहुत सारे दोस्त जिन्होंने हमें ये वाला शौक़ जो है हमें ज़िंदा किया, तो आज भी वो अपनी पूरी तवानाई के साथ मौजूद। बिल्कुल। मज़र हसन आपके पास कोई टोकरा है वो जो मुर्गियों के ऊपर डालते हैं? ऐसा तो ना करें यार मज़र हसन, बड़े वाला टोकरा रखें, क्योंकि जब ये बात शुरू करता है ना तो फिर आप भी देख रहे थे कहाँ पे मैं टक लगाऊं और कहाँ पे मैं अपनी बात मैं तो अपने मेहमानों की सुनता हूँ। देखिए फनकार का तो ये हुस्न है कि उसने अपने हिस्से के जुमले बोलने होते हैं, तो मैं हम इनकी कट लगाने की कोशिश नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि बस जो दोस्त आए हैं उनकी बात सुने। रेडियो से टीवी की तरफ कैसे गए, फिर कौन से पॉपुलर और वो भी किराए की जगह उसको सिर्फ तसल्ली देकर कि पेमेंट मिलेगी फिर मैं तुम्हें दूंगा, जो कि आज तक नहीं मिली। अच्छा, तो कैसे टीवी की तरफ कैसे जाना हुआ? आपके साथ के बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो लाहौर और कराची शिफ्ट हुए और आज बड़ी स्क्रीनों पर मौजूद हैं। आप भी खैर बड़ी स्क्रीन पर रहे, लेकिन आप मुल्तान को नहीं छोड़। हाँ, बस उसमें ये है ना कि उस वक्त सराइकी प्ले एक हुआ था छल के नाम से लाहौर में, तो उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी पीटीवी पे? लोधरा में। हाँ जी, पीटीवी लोधरा में। तो चूंकि यहाँ से करीब पड़ता था, असल में आपकी बात से मैं बाकायदा शिफ्ट नहीं हुआ लाहौर, अगर शिफ्ट हो जाता तो शायद आज भी मेरा नाम, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो अल्लाह पाक ने आपको देना होता है ना, तो वो आप जहाँ भी हो वो मिल जाता है। पीटीवी के कौन कौन से मकबूल सीरियल आपके? पीटी सावन, सस्सी, शरबती, ख्वाहिशों के जुगनू, चुनरी, हाँ ये पीटीवी के मेन सीरियल्स हैं। देखिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि इसकी फ़नी ज़िंदगी की आप बात कर रहे हैं, तो मज़र जब भी मुल्तान की ड्रामा की तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें मज़र का नाम जली हरूफ में लिखा जाएगा। उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली तो ये है कि इसने हमेशा इंतहाई संजीदा, सोबर और ड्रामे के तकाजे के ऐन मुताबिक उसमें ढल कर जी, रेडियो है तो उसकी जो असास है उस के साथ भरपूर इंसाफ किया है। स्टेज है तो मज़र हसन ने आज तक कोई वल्गर, कोई इस तरह का यानी जुमला जो कि फैमिली मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में आप यानी अदा करें, यानी बिल्कुल साफ़ और शफाफ अदाकारी की है। और ये सफ़र जब टेलीविज़न तक पहुंचा तो हमने देखा कि हमारे खित्ते का ये फ़नकार, इसने अपनी भरपूर सलाहियतों का वहाँ भी मुजाहरा किया और हम इस पर जितना फ़ख्र करें कम है। बिल्कुल ऐसे, इस बात पे मैं एतराज़ नहीं करूंगा, ये इसने सही कहा है, ये इसने सही कहा, ये मुत्तफिक ले जी। बात हो रही है मज़र हसन के फ़न के हवाले से। मज़र हसन हमारे इस वसेब का एक खूबसूरत नाम, चाचा परदेसी इनका एक करैक्टर, रेडियो पाकिस्तान के बहुत सारे मरूफ करैक्टर, उन करैक्टर की भी बात करेंगे हम। और कुछ मैं चाहूँगा भी सही कि मज़र हसन से हम कोई डायलॉग वो सुने जो इनके पॉपुलर करैक्टर रहे हैं, चाहे वो रेडियो में रहे हैं, चाहे वो टीवी स्क्रीन के प्ले में रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। देखते रहिए एन न्यूज़ HD। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। बात होगी अवाम के मसाइल की,
बात होगी सेहत के हवाले से मौजूद सहूलियात और बढ़ते हुए अमराज की। आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके एहतजाज का दायरा भी हम वसी कर देंगे। करेंगे बात तरक्याती मंसूबों की। अवाम के मसाइल पहुंचाएंगे ईवानों तक। पाकिस्तान ज़्यादा जो टैक्स पे करने वाली कंट्रीज में शामिल होता है। तो जिन मुल्कों में इतनी हैवी टैक्सेशन ली जा सकती है, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। इंडस्ट्री के मसाइल को लाएंगे ज़ेरे बहस। बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं टीवी सज्जाद खोखर। मैं हूं सज्जाद खोखर और आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत हैं, पाकिस्तान के नामवर ड्रामा आर्टिस्ट, स्टेज, टीवी और रेडियो के मज़हर एहसन साहब। मज़हर एहसन साहब के हवाले से मुल्तान में बहुत सारी तकरीबात भी हुई, बहुत सारे इन्होंने अवार्ड भी लिए। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ आज की दूसरी जो मेहमान हैं आमिर बलोच साहब। आप समाजी रहनुमा भी हैं, लिटरेचर अदब से गहरा ताल्लुक़, फ़न और फ़नकार से भी बहुत अच्छा ताल्लुक़, इसी हवाले से आज हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हम मज़हर एहसन की तरफ चलेंगे। मज़हर एहसन साहब, आपके वो कौन कौन से किरदार जो बड़े हिट हुए, जो पॉपुलर हुए, जिसने मज़हर एहसन को मज़हर एहसन बना दिया? सर, सबसे पहले तो मैं रेडियो के एक प्रोग्राम का जिक्र करूंगा, उसका नाम था हक्का बक्का। ठीक हो गया? हाँ जी। वो 79, 80 और 81, ठीक है, ये 3 साल वो प्रोग्राम चला वीकली। ठीक हो गया? अच्छा, उस वक्त ये टीवी के जो सीरियल्स अब एकदम से हिट हैं और टीवी मतलब फिंगर टिप पे आपको 100 चैनल मिल जाते हैं, उस वक्त ये नहीं था। PTV सिर्फ था और रेडियो पाकिस्तान था। तो ये हमारा सीरियल जो था रेडियो का, ये इस तरह हिट हुआ कि जैसे टीवी का, मतलब लोगों ने अपनी दुकानों के नाम रखना शुरू कर दिए थे। हक्का बक्का। हक्का बक्का तो अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी इसमें, तो उसमें बहुत नाम मिला। हक्का बक्का में से हक्का मोहसिन हक्का गिलानी नहीं, हक्का मैं होता था और बक्का मोहसिन, जो बक्का जो वो मोहसिन गिलानी साहब होते थे और उसको लिखते थे कमर हुसैन साहब। सैयद कमर हुसैन साहब का बहुत बड़ा नाम है। पुराने सुनने वाले जो हैं वो सुरूद सहर को उन्हें याद होगा, तो वो भी वो प्रोग्राम किया करते थे। सहर बच्चों का प्रोग्राम जीनत चमन बड़ा अरसा उन्होंने किया, प्ले किया, म्यूजिक बहुत अच्छा उन्होंने अपनी लाइफ में किया, शानदार। बेसिकली ये प्रोग्राम था ना, आपको शायद याद हो, ये अलिफ नून, ठीक है, वो पहले आया या ये बाद में आया, या ये पहले आया वो बाद में आया, ये सेम थे। यानी मैं वो बंदा था कि जो उसको बक्का खां एक भोला आदमी है, ठीक है, और मैं जो है उसको किसी 2 नंबरी पे लगाने की कोशिश करता हूँ। कोई याद हो डायलॉग जरा अगर हो जाए तो? नहीं, असल में वो याद ये है कि टोन टेम्पो अगर हो ना तो फिर वो सुनाने में अच्छा लगता है। एक ड्रामा किया था हमने, एक सीरियल था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें मैंने कोई 3-4 रोल मुझसे फ़खर साहब ने करवाए। अच्छा, एक उन्होंने करैक्टर बताया कि ये तुमने करना है, मैं उसकी रिहर्सल करके किसी को सुनाया नहीं, किसी को बताया नहीं। वो जब मैं माइक पे बोला हूँ तो उसके बाद रिकॉर्डिंग रुक गई है, सब लोड पोट हो गए हैं कि यार इसने क्या टेम्पो लिया, क्या उसमें किया। तो उसमें आप ज़रा मुझसे
वो सराइकी में है। हाँ हाँ, तो आप मुझसे बात करें, मैं जरा आपको, आप बक्का खां नहीं, हक्का खां नहीं, हक्का खां बक्का खां नहीं, ये किसी और का। उसमें बिल्कुल ऐसे मैं सिंपल बोलता हूँ। बक्का खान जो है वो टोन में बोलते हैं, वो भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ ऐसे इधर चलो, तुमने वो हक्कोड़ा कल के ढक्कोड़ा, वो ये तुमने क्या किया, सैफ सलाम की बेइज्जती कर दी तुमने। मैं सिंपल बोलता नहीं, बक्का खां आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है ये आपके साथ, ये नहीं खुदा का नाम ले, आर्ट और आमिर बलोच ये देखें, ये जो हक्का बक्का है ना, ये कोई नाम सोच के नहीं रखा गया, ये इनकी यानी गुज़श्ता जो इनका जो मोहल्ले में जो वजह शोहरत है उसकी वजह। ये जब भी किसी से उधार लेते थे, फिर जब वो उनसे मांगने जाता था इनसे वापस, तो ये इतना खौफनाक चेहरा बनाते थे कि वो हक्का बक्का रह जाता था। तो उससे मुतासिर होकर ये नाम रखा। तो आई एम द अप्रोप्रिएट पर्सन के जो मैं इनसे ये आप मुझे, हाँ, अगर ये खिदमत मुझे करने का मौका दें। हाँ, वो कहते हैं ना कि राजदार कोई ना हो, तो बस ये चले। हाँ, आप पूछिए इनसे क्या। तो अच्छा से ये दसो कि अपना ये आजकल दायरे के जिले शहर निकलते हैं, इतनी ज्यादा बेहंगम ट्रैफिक होती है, हर पासे शोर शराबा होंदे, ई मौजू ते कोई तुआरे को अगर कोई इजहार राय दा तुआरे को मौका तो देवे तो तुआरी क्या राय हो सी? इजहार राय मैं क्या करा, मैं जो उड़ीवाड़ो तो निकला ना, अगू मांझ वेंदी पे आई, मांझ भजिए मैं पूछू गया, ओ कहीं वेले मांझ अगू चली वने, मैं पिछू थी वया, कहीं वेले मैं अगू चल वने मांझ पिछू थी वने, आखिर मैं अगू भजदा निकल गया। अच्छा, ये दसो कि यदि हुण T20 वर्ल्ड कप थींदा पे, इंदे तुसा क्या समझदे हो कि पाकिस्तान दी टीम बैलेंस है? नवे जेड़े चेयरमैन पीसीबी हैं, क्या पता चेयरमैन नवा जो केड़ा बड़ा रमीद राजा है, ये देखो तो पता तो सारा है। तमीज ना गाल कर बल्ले दे मुंह वालिया, तू क्यों गाल क्या करे ने यार। बल्ले दे सामने गेंद ही तो है ना तई। ते भैया ने तुसा दस्या नहीं भाई तुम्हारी राय पाकिस्तान यानी इंशाल्लाह फाइनल जीते सी? इंशाल्लाह जीते सी, क्यों ना जीते सी, जे सही खेड से तो बल जीते सी ना। ए हुन उनको सरफराज को नहीं ना सदा, ओ ही वहां से। अच्छा, कसम चाह के दसो तो वो पता है कि क्रिकेट दी टीम में कितनी खिलाड़ी होने? यार इको दसो 17 होने, इतना ही ज्यादा पता कोई नहीं, इतना ही संगाले ठीक है। ठीक है, मैं पूछा से इंदा मामूल हक पहले तो ना जबान ते नहीं चढ़िया, मैं आखे केड़ी गेम दा प्लेयर है, आदे कौडी दा, एक कौडी बनी दा बंदा कोई नहीं सही। देखो क्या पूछा आप बोलो इसे, हम आगे चलते हैं। आप कराची मौजूद हैं, कराची में अब क्या अमन अमान की क्या सूरत हाल है? और वहाँ स्टेज के उमर शरीफ चले गए, और उमर शरीफ के जाने के बाद कराची का स्टेज और ज़राफ़त कहाँ है, मज़ाहा तंज़ मज़ाह क्या बाकी रह गया? मोइन कुरैशी गए, उमर शरीफ गए, अभी अनवर मसूद साहब हैं, खैर से अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे। उसके बाद आपको कराची में स्टेज का, फ़न का क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? जी, ये आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। देखिए, उमर शरीफ मज़ाह की दुनिया का बेताज बादशाह है, और ये बात मैं नहीं कहता, ये यानी हम शर्क़ व गर्ब में, पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर, सब लोग उनकी बिला शिरकत गैरे जो उनकी किंगडम है और उनकी जो शहनशाहियत है ज़राफ़त के हवाले से उसको तस्लीम करते हैं। यकीनन उनके बाद जाने के बाद जो खला एक पैदा हुआ है उसको पूरा करना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन उमर शरीफ ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा काम किया, जो जिसके हम ऐनी शाहिद हैं, क्योंकि जब ये स्टेज की रौनकें बहाल थीं, मैं पेंडेमिक से पहले की बात कर रहा हूँ, और कराची का स्टेज हमेशा ही आबाद रहा है, तो उमर शरीफ ने बग़ैर महसूस किए अपने इतने शागिर्द पैदा कर दिए कि जो इस फ़न की आबियारी और उमर शरीफ का नाम रोशन करने के लिए और उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाकर उनकी ज़िंदगी के बाद भी इस फ़न को बामे अरूज तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। फ़न के हवाले से कराची का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। हाँ, कराची के हर शहरी की आंख इस वक्त अश्कबार है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े हीरे से महरूम हो गए हैं, लेकिन कराची की कौम बड़ी जफाकश और
लड़ने वाली कौम है, वो इस तरह के गम के तूफान से भी गुजर जाती है और वो हर तरह के यानी चैलेंजेस को फेस करने की सलाहियत रखती है। तो मेरा कहना ये है और मानना ये है कि उमर शरीफ के जाने के बाद भी उनका फ़न ज़िंदा रहेगा और एक लंबी कतार है अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ फ़नकारों की, जो उनके ही जो नक्श कदम पर चलकर ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि उनकी ज़िंदगी में ही इवन इंडिया हो गया या यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने फ़न का लोहा मनवा चुके हैं। तो वहाँ पे उरूसुल बलाद वाली अब कैफियत तारी हो गई है। कराची में फ़न से अगर अलहदा करके भी देखें, वहाँ इस वक्त बिजनेस इन्वायरमेंट है, अमन व अमान का बोलबाला है और इस वक्त कराची के शहरी जो है वो अमन की फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं और सुख का सांस ले रहे हैं। और इसमें हमारे जितने भी हमारी आर्मी और अमन आमा कायम करने वाली जितनी भी फोर्सेस हैं, उनका कलीदी किरदार है कि आज कराची के शहरी सिर्फ छोटी मोटी जो यानी स्ट्रीट क्राइम्स हैं, इन पे अगर बेहतर पुलिसिंग हो जाए तो इस पे भी काबू पाया जा सकता है। वगरना वो जो गए दिनों में जो होता था कि भत्ता और वो जो रैंसम और वो जो लोगों को अब शॉर्ट टर्म अगवा कर लेना, वो वाली सूरत हाल नहीं है। तो मैं आपको ये नवीद सुनाना चाहता हूँ कि कराची जो है उसकी रौनकें और रोशनियाँ बहाल हो चुकी हैं। मज़हर अहसन साहब, उमर शरीफ का खिला पूर्ण नहीं हो सकेगा। सर गुजारिश ये है, मौत बरहक है, ठीक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। अभी डॉक्टर कदीर खान साहब वो चले गए, ठीक है, मौत तो आनी है। उमर साहब ने मतलब अब तो रहलत हो गई ना उनकी, तो बहुत अरसे से वो काम नहीं कर रहे थे, बहुत अरसे से काम नहीं कर रहे थे, बीमार थे। और बिल्कुल आमिर ने सही कहा कि उनके बहुत से शागिर्द हैं और कराची जो है मैं समझता हूँ इस वक्त फ़नून लतीफ़ा का गढ़ है, ख़ास तौर पे ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से अगर बात करें, वो टेलीविज़न हो, थिएटर हो, क्योंकि वहाँ पे अच्छा प्ले हो रहा है। कराची आर्ट्स काउंसिल में आपको पता है 3-4 हॉल है वहाँ पर मैं जब भी गया हूँ तो कोई ना कोई इंग्लिश प्ले भी हो रहा होता है, उर्दू प्ले भी हो रहा होता है, कहीं ना कहीं पंजाबी प्ले भी हो रहा होता है। तो वो बहुत ज़रखेज़ है इस हवाले से। मतलब लाहौर और बाकी जितने भी शहर हैं, पहले तो लाहौर मंडी था, लेकिन अब चूँकि वो जो स्पॉन्सर्ड हैं वो सारे वहाँ पे शिफ्ट हो गए कराची में, तो उन्होंने कैप्चर कर ली मार्केट टोटल। अब ड्रामा भी, फिल्म भी, थिएटर भी कराची हो रही है और उसके बाद लाहौर में हो रही है। उसके बाद लाहौर में। आमिर बलोच साहब, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने एक बड़ी चेंज लाई है हमारी सोसाइटी में। ये अलग बहस है कि उसको पॉजिटिव इस्तेमाल या नेगेटिव इस्तेमाल जो है हो रहा है या नहीं हो रहा। सोशल मीडिया, हर दूसरे बंदे का अपना एक चैनल है, वो फेसबुक पेज भी है, वो यूट्यूब पे भी है, यानी हर बंदा अपने आप को एक मीडिया पर्सन इस वक्त समझ रहा है। इस दौर में, जदीद डिजिटल मीडिया के दौर में, जो हमारे पुराने आर्टिस्ट हैं, क्या वो अपने आप को इसके मुताबिक ढाल रहे हैं, इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, या अब टिकटॉकर ही जो हैं वो हमारे उन आर्टिस्टों से आगे निकलने की कोशिश में लगे? जी, ये बात आपकी सही है कि इसमें ज़ाहिर है कि कट थ्रोट कंपटीशन है और अब हर आदमी के हाथ में यूँ समझें पूरा टीवी स्टेशन है, पूरा मीडिया सेल है, वो उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहा होता है, वॉच भी कर रहा होता है और उसके बारे में फिर अपनी राय का इजहार भी कर रहा होता है। इस सूरत हाल में ज़ाहिर है कि हमें वक्त के बदलते हुए रुझानात के मुताबिक, मैं फ़नकारों की बात कर रहा हूँ, उनको इस सूरत हाल के मुताबिक अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको इसका मुस्बत रुझान जो है ना वो हाईलाइट करना चाहता हूँ। अभी मैं भावलपुर में था तो हम मील टेबल पे प्रोफेसर जावेद इकबाल, आप जानते ही हैं, वो प्रिंसिपल हैं साहब का कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो वो इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि देखें ये भी एक उनकी ग्रां कदर एक खिदमत है कि उन्होंने इसी सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया और अपने लेक्चर से कौम को, यूथ को, ठीक है, वालिदैन को, जो बच्चे ग्रोइंग एज में हैं उनको मुख्तलिफ अपने लेक्चर्स के ज़रिए मोटिवेट किया। तो सोशल मीडिया एक चेंजिंग इन्वायरमेंट है, हमें इसमें अडाप्टेशन करनी होगी, इसकी अहमियत को तस्लीम करना होगा और इसकी अहमियत मुसल्लमा है। आने वाले दिनों में भी इसका रोल हम जो है मुआशरे में माइनस नहीं कर सकते। हाँ,
इसमें हमें कुछ हदूद व कयूद का तयन करना होगा कि जिसमें हम ये तय करें कि कौन सा मटेरियल जो है वो ऑन एयर जाना चाहिए या उसको मीडिया पे करना चाहिए, वायरल होना चाहिए, और कौन सा नहीं होना चाहिए। अभी तो एक भेड़ चाल लगी हुई है ना, और उसमें फिर मुख्तलिफ जो वाक़यात होते हैं, ज़ाहिर है कि उनकी संगीनी का भी आपको बेहतर अंदाज़ा होगा। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया का किरदार अहम है और हमारे फ़नकारों को इसका हिस्सा बनना चाहिए। और मुख्तलिफ आप देखें जिस तरह सहाफ़त है, अब हर एक आदमी ने अपना यूट्यूब चैनल, जो भी सरकर्दा सहाफ़ी है उसने बनाया हुआ है, इसी तरीके से इदारे ने अपना सोशल मीडिया विंग बनाया। तो इसको हम अपने मुआशरे का एक ब्रॉडकास्टिंग टूल ही समझें और इसको हम तस्लीम करें कि ये आने वाले वक्तों में हमें इसकी अहमियत से। अच्छा, इस टूल का इस्तेमाल मज़हर एहसन ने बहुत अच्छा किया है। मैं इनका फॉलोअर भी हूँ और मैं इनको देखता भी हूँ कि ये सिर्फ रेडियो टीवी स्टेज से अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा, जैसे कोविड के दिन थे, कोविड के दिनों में बस स्टेज के फनकारों को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम इसके अहरी शायद हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मज़हर हसन से पूछते हैं कि इन्होंने जो टूल यूज़ किया है इसमें इन्होंने एक करैक्टर मुतारिफ कराया, चाचा परदेसी, और वो चाचा परदेसी आजकल बहुत हिट हुआ है। और उस चाचा परदेसी को जो है वो हमने पूछना है कि चाचा परदेसी कुछ दिनों में परदेश भी गया था और ये प्रदेश रहा भी है। प्रदेश वहाँ उन्होंने हाथ जोड़ के उनको वापस भेजा। हमारे यहाँ तो यह है ना, ये दो ममलकतों के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि हमसे जो कुछ मर्जी ले लें, ये बहरहाल आप ले लें, ये आप वापस ले लें। तो मज़हर एहसन साहब ने इन टूल्स का, जो सोशल मीडिया के टूल्स हैं, बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है और आजकल बहुत इनके करैक्टर जो हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं। हम इनको मुख्तलिफ बाज़ारों में, मुख्तलिफ चौकों में, मुख्तलिफ चौराहों में देखते हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, एक ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो हम मज़हर एहसन साहब से ही पूछेंगे कि इन टूल से उनको कुछ फ़ायदा भी पहुंचा है या सिर्फ वक्त का ज़िया है। क्या सोशल मीडिया ने उनको दिया है या अभी सिर्फ उस पर मेहनत ही कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। देखते रहिए टीवी सज्जाद खोकर। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। चूँकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान।
वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं टीवी सज्जाद खोखर। मैं हूं सज्जाद खोखर। हमारे साथ मौजूद हैं मजहर एहसन और आमिर बलोच। हम बातचीत कर रहे हैं फ़न के हवाले से, फ़नकार के हवाले से और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से। अभी हम मजहर एहसन साहब से बात करेंगे। मजहर साहब, जिस तरह ब्रेक से पहले आमिर साहब ने बात की कि ये जो टूल हैं सोशल मीडिया के, आपने भी इनका इस्तेमाल किया, क्या रिस्पॉन्स मिला है? सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया के हवाले से ये बात कहूँगा कि देखें, एक दौर था, जैसे मैंने कहा कि रेडियो की मतलब दरवाज़ा क्रॉस करने में हमें टाइम लगा। तो इसी तरह अगर आप लाहौर टेलीविज़न, मैं भी जब गया था ऑडिशन के लिए 86 में मैंने ऑडिशन दिया था, ठीक हो गया, तो वहाँ पे भी लंबी रोज़ाना लाइनें होती हैं, रोज़ाना लाइनें होती हैं कि अंदर जाना बहुत मुहाल होता है। अच्छा, उस हवाले से पीटीवी का राज था, बहुत मुश्किल था काम करना, ठीक हो गया। प्राइवेट चैनल आए, कुछ हालात बेहतर हुए, मतलब लोग फिर उधर जाना शुरू हुए आर्टिस्ट। अच्छा, उसके बाद अब जब सोशल मीडिया आया तो अब यूँ समझ लें ये जो मोबाइल हैं ये टोटल स्टूडियो है आपके पास, ये आपका चैनल है। यानी कि अगर वो नौजवानों में वो या शौकिया फ़नकार जो है उनमें कोई गिला नहीं रहा कि मुझे चांस नहीं मिला, तो आपके पास टूल है, अपना काम बनाएं, अपलोड करें, अगर वो अच्छा होगा तो आपको बुला लेते हैं, चैनल वाले भी बुला लेते हैं और पब्लिक मतलब रिस्पांस देती है, आपकी व्यूअरशिप और ज़्यादा होगी। व्यूअरशिप ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है आपको यूट्यूब पे भी करेगी, आपका अपना चैनल है। तो एक तो ये बहुत अच्छा काम हुआ, मतलब सोशल मीडिया का एक इनकम का ज़रिया बन गया, एक इनकम का ज़रिया बन गया। अगर आपका काम अच्छा है, ठीक है, तो फिर वो जाए। आपने मेरे हवाले से पूछा तो ये मैं अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं करता हूँ, ठीक है, और उसमें मैं देखता हूँ जो मैंने कनाडा में बैठ के बनाए थे क्लिप, शायद आपने वो देखे हों, ठीक है, उसमें एक तो मैंने वहाँ पे अपना जो मेरे जज्बात हैं, कल्चर को मैंने उसमें रखा। फिर आपने शायद एक मेरा वो देखा हो क्लिप जिसमें टोटल हर तरफ बर्फ़ है और वो बंदा वो दरख्त ढूंढ रहा है कि जो ये लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे नोट दरख्तों पे लगे हुए हैं। हाँ, वो अच्छा था। वो मतलब करैक्टर वो ढूंढ रहा है, तो वो बंदा ओवरलैप करता है कि यार आप बाबा आप क्या इस सर्दी में क्या ढूंढ रहे हैं, कि यार लोग कहते हैं कि वहाँ पे दरख्तों पे नोट हैं, तो मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे तो कोई ऐसा दरख्त नज़र नहीं आया। तो उसका वाइंड अप फिर यही जो आप कह रहे हैं कि मैंने यही कि मेहनत जो है ये वो दरख्त है कि अगर आप मेहनत करें तो वो दरख्त आपको मिल सकता है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, फिर लोग कहते हैं कि यार बेटा हो बेटी ना हो, ये एक इशू था, ठीक है। मैं अपने तौर पे नहीं, मैं तो अपने वहाँ तो कहते हैं अब्बा ना हो, मैं तो अपनी वो वापस चला जाए। वहाँ तो शादी ही बहुत देर बाद करते हैं, जब 2-3 बच्चे हो जाते हैं, वो भी अगर हो गए इतने सुस्त हैं। तो उस पे फिर मैंने थोड़ा सा वो किया कि भी कि एक बंदा है जो चाहता है कि यार इस दफ़ा बेटा हो जाए, कोई पीर फकीर को, या वो उस पे दूसरा कैरेक्टर भी मैंने ही किया था जो उसको समझा रहा है कि यार क्या है भाई। वो कहता है जी मेरी नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, भाई तू डायनासोर्स है, जो आखिरी नस्ल है, इसके बाद इंसान कोई वो नहीं आएगा, डायनासोर्स नहीं आएगा। तो ये मतलब बेटा और बेटी में फ़र्क जो है ये भी हमारे माशरे की एक वो है कि अलमी है। मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा उसमें मैसेज भी हो और ये सारा कुछ, तो मेरी सेटिस्फेक्शन इस तरह हो। बिल्कुल। बलोच साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूँगा और बात ये करना चाहूँगा कि इस हुकूमत में हम चूँकि इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, इसी माशरे का हिस्सा हैं, मुझे हर बंदा परेशान नज़र आता है। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, हुक्मरान वादा करते हैं इतने लोगों को रोज़गार देंगे, पता चलता है इतने हज़ार लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया सरकारी नौकरियों से। प्राइवेट इदारों ने कट लगाना शुरू कर दिया जी, 10 बंदों की शिफ्ट है तो 5 करेंगे, 100 बंदों की शिफ्ट है तो 50 करेंगे। इस हद तक जो हालात हैं मौजूदा। और इस दौरान मैं अगर हेल्थ की बात करता हूँ, सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ जो हैं महंगी हो गई। एक आम बंदे का जीना, यानी मैंने खाना घर में पके ना पके, बिजली का बिल हम भरें या ना भरें, मेरे घर में अगर कोई बीमार है तो मुझे दवाई लेनी ही लेनी है। वो जो 25 रुपए वाली चीज़ थी वो 50 रुपए की हो जाए, 100 रुपए की हो जाए, 200 की हो जाए, मुझे वो दवाई ज़िंदगी बचाने वाली लेनी है। दवाइयों का इस कदर महंगा हो जाना
क्या हुकूमत ने आंखें बंद कर रखी हैं या मेडिकल कंपनियां जो हैं वो छाई हुई हैं पाकिस्तान में, वो हुकूमत को जेर किया उन्होंने? देखें, पहली आपने बात की ये जो हुकूमती मुख्तलिफ पॉलिसियाँ होती हैं जिनके असरात दूरस असरात आम आदमी की ज़िंदगी पर पड़ते हैं, ये बात सही है कि ज़ाहिर है कि हर हुकूमत जो भी मसनद इक़्तिदार पर फायद होती है उनकी यकीनन ये ख्वाहिश होती होगी कि वो अवाम उन्नास को रिलीफ फराम करें, और इसमें किसी की दयानत पर शक नहीं होना चाहिए। ये हुकूमत भी ज़ाहिर है अपने तईं भरपूर कोशिश कर रही है। अब ये हम चूँकि एक आम शहरी की हैसियत से अगर सोचें तो हमारी आवाम जो है वो ये जो पूरा 5 साल इक़्तिदार होता है उसके आखिर में अपना फ़ैसला देते हैं। ज़ाहिर है कि जो गवर्नमेंट परफॉर्म करती है, डिलीवर करती है और अपनी पॉलिसियों से आवाम को आसूदगी और आसाइश फराम करती है, तो फिर वो अगली दफ़ा उसको भरपूर मौका दिया जाता है। तो इस गवर्नमेंट की भी पॉलिसियों को देखने के लिए ज़ाहिर है कि जो भी ये करेंगे उसका जो अच्छा या बुरा नतीजा है वो इलेक्शन की सूरत में सामने आएगा। तो इससे बात आगे बढ़ाते हुए जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है और उसमें हमें ज़ाहिर है कि मुल्क भर में जाने का इत्तफाक भी होता है, और हम आम आदमी को, पिसे हुए तबके को, बुनियादी जो सहूलतें हैं उससे महरूम तबके को हमें बड़े करीब से देखने का मौका मिलता है। तो ये बात तो तय है कि पूरे मुल्क में सेहत आमा के हवाले से हालत नागुफ्ता बे है, बल्कि इंतहाई ख़राब है। लेकिन उम्मीद और रोशनी की किरण जो नज़र आती है उस पर हमेशा फोकस करना चाहिए। वो ये है कि मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें अपने तईं लोगों को रिलीफ़ करने के लिए, फराम करने के लिए कोशिशें कर रही हैं, और ये नहीं है कि अगर कोई बीमार होता है तो उसको दवा नहीं मिलती। बहुत सारी जगहों पे मैं चूँकि एक पॉजिटिव सोच का हामिल आदमी हूँ, तो मैं आपको इसी तरफ ही लाना चाहूँगा कि हाँ, दूर अफ्तादा जो इलाके हैं वहाँ पे सेहत की सहूलतें नापैद हैं, कम हैं, लेकिन जो बड़े शहर हैं या कंपैरेटिवली छोटे शहर हैं वहाँ पे लोगों को बहरहाल अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं, जो मेरा आम मुशाहिदा है, और वहाँ तक डॉक्टर की भी वहाँ पे अवेलेबिलिटी मौजूद है। तो हमें यानी अच्छे उसके मज़हर हसन साहब, हुकूमती पॉलिसियों से फनकार कितना मुतासर हुआ है? हुकूमती पॉलिसियों और साथ कोविड को शामिल कर रहे हैं, कोरोना की सूरत हाल को, साउंड एक्ट है, फनकार गुलकार कहाँ खड़े हुए हैं? सर बहुत ज़्यादा। आप ये देखें, थिएटर इंडस्ट्री जो है, थिएटर इंडस्ट्री या सिनेमा ले लें, कोविड में ये चला ही नहीं है। तो आप ज़रा सोचें कि आर्टिस्ट कहाँ स्टैंड करता है, क्या करता है, कुछ करने को है ही नहीं। तो बहुत मुश्किल वक्त गुजारा आर्टिस्टों ने, बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। अच्छा, इस हवाले से अभी ये बलोच साहब भी बात कर रहे थे, आपने भी की, मुझे एक कन्फ्यूजन है, ज़रा मुझे आप थोड़ा समझाइए कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो कह लें, अगर उन्हें महंगाई की बात करें ना, तो वो कहते हैं कि जी देखिए पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना, तो ये वहाँ भी इतना महंगा है, उस मुल्क में भी इतना महंगा है, उस मुल्क में इतना महंगा है। ये आप इन चीज़ों की बात करें, ये वहाँ भी महंगाई ज़्यादा है। ठीक है, हम इसकी तो बात करते हैं, नहीं यही इसकी बात सुनते, इसी की बात यही सुन लेना। आप भाई जब उस मुल्क की बात करते हैं तो उस मुल्क में आवाम को सहूलत क्या देते हैं? मैं यही कह रहा हूँ, तो देखें ना, मैं यही कह रहा हूँ, हेल्थ फ्री, एजुकेशन फ्री। ठीक है, अगर आप कंपैरिजन करते हैं महंगाई का, तो फिर इनकम का भी करें ना। करें, बिल्कुल करें। ठीक है, तो यहाँ पे तो इनकम का कोई सोर्स, यहाँ कहते हैं ये पेट्रोल इतना है, लेकिन सहूलत देने की बारी आती है तो उस पे नहीं जाना, कहीं भी नहीं करना। इसकी मुझे समझ नहीं आई बलोच साहब। सर आपको पेट्रोल से क्या गर्ज? सारी उम्र आपने साइकिल पे सफर किया। सर जी साइकिल पे क्या, आप तो ये पहुंचे पंचर महंगा हो गया, ट्यूब महंगी हो गई, साइकिल का टायर नहीं, कुत्ते फेल हो गए, पास नहीं हो रहे। आपका लेना देना पेट्रोल से क्या? आपका मुझे अगर ये काम आता पहले इसके मुंह को नहीं, मतलब आप ऐसे काम, ये बताऊं, उन इश्यूज को आप डिस्कस कर रहे हैं जिससे आपका कोई लेना है। बिजली आपने जो है वो जाहिर है कि मीटर आपने, वैसे एक सूरत बात ये है बलोच साहब कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिनके महंगे होने से पूरे सोसाइटी का सिस्टम ख़राब हो जाता है। आपकी बिजली महंगी हुई है, आपकी रोज़मर्रा की अशिया महंगी हो जाएंगी, आपका पेट्रोल महंगा हुआ है, आपकी पूरी साइकिल जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी लाइफ डिस्टर्ब होगी। और ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो हम जैसे मुतवस्सित तबका, सफ़ेद पोश
तबका जो है ये उनके मसाइल हैं। सजाद खोकर, मैं और खोकर साहब मैं आपको ये बात बताऊं, आपने मदर वो कहते हैं जी IMF ने कहा है, उसकी शराइत है कि बिजली आपको ये करनी पड़ेगी, पेट्रोल आपको ओगरा ने या जिसने भी वो कहा ये आपको ये करना पड़ेगा। क्या इंटरनेशनली कोई ऐसी तंजीम नहीं है जो यहाँ के लोगों की इनकम के बारे में भी कोई थोड़ा सा जाने और सख्ती करे कि जनाब आपका जो अनाउंस हो जाता है कि पर हेड 20,000 हो गई, क्या लोगों को मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा। सर मैंने हमारे घर की दीवार सांझी है। स्लोगन की बात कर लेना तो आप इस शहर में, इस मुल्तान में देख लें कितना मजदूर तबका है जिसकी इनकम 20,000 से ऊपर है। भाई 12,000, 15,000, 16,000 ये लेवल है। और आपका घी का पैकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, आपकी चीनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दवाइयाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं। आप तो खैर सर्वाइव कर रहे होंगे। अभी ये मदर बात कर रहे थे, कॉमेडी करना चाह रहे हैं तो नहीं, कॉमेडी नहीं, हमारे असल में घर की दीवारें साथ साथ हैं, तो मैं रोज़ ऊपर से झांकता हूँ, ये बोरी एक निकाल के लाते हैं, उसमें से कैनेडियन डॉलर ये निकालते हैं और रोज़ थूक लगा के गिन रहे होते हैं। तो इनका आम जिंदगी, आम आदमी की ज़िंदगी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है और इन्होंने यहाँ रहना भी नहीं है। ये जैसे ही हालात बेहतर होंगे, थोड़े टिकट सस्ते होंगे, ये फिर फुर से उड़ जाएंगे। अच्छा, टिकट सस्ते करने का तो इंतजार कर रहे हैं ना? नहीं, टिकट नहीं, ये बोलते हैं कि बसें चलें, हाँ जी, और उसमें भी वो खड़े होके जाएं ताकि किराया ना देना पड़े। मैं तो आपकी एक बात मैं करना चाहूँगा। देखें, तब्दीली का सफ़र हम हमेशा, कोई भी हुकूमत वक्त हो, उसकी तरफ सारी उंगलियां उठा के और हम अपनी जिम्मेदारियों से बरीज़िम्मा हो जाते हैं। देखें, तब्दीली का सफ़र हर दो तरफ से शुरू होता है। हम ये चाहते हैं कि सब कुछ तब्दील हो जाए सिवाय मेरे। तो ये जो मेरे को हम अलहदा करते हैं, दर हकीकत सफ़र शुरू होता ही मुझसे है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुआशरा तब्दील हो, तो मैं अगर दुकानदार हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं गैर ज़रूरी गिरां फरोशी ना करूँ, मैं गैर ज़रूरी ज़ख़ीरा अंदोज़ी ना करूँ, मैं गैर ज़रूरी महंगाई ना करूँ। इसी तरह मैं किसी भी शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता हूँ, तो मुझे उस तब्दीली के सफ़र में पहले अपने आप को पेश करना पड़ेगा। तो मुआशरे तब्दील होते हैं, हम दूसरे मुआशरों की मिसाल देते हैं, तो उसमें भी तो यही है ना कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो मैं बिल्कुल मायूसी नहीं फैलाना चाहता, हमारा मुस्तकबिल भी रोशन है और इंशाअल्लाह ये आने वाला वक्त जो है हमारे लिए अच्छी खबर लाएगा, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बावजूद कोरोना के वो अपनी तालीम व तदरीस का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मज़दूर और दहकान अपना फ़र्ज़ जो है वो अपनी पूरी जाँफिशानी से अदा कर रहे हैं। हमारी फोर्सेस मादर मिल्लत की यानी उसकी बका और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर रही है। बेशक बेशक मज़र हसन, प्यार प्रीत च भी बाड़ियां चंगियां नहीं होंदियां, मन मनोती चंगी तड़ियां चंगियां नहीं होंदियां, डिगदियां छत्तां नूं हुण रोक सारे थमियां दे, आख्या सी गुन खादियां कड़ियां चंगियां नहीं होंदियां। हमारे और गोश्त खाया कर, आलू वड़ियां चंगियां नहीं होंदियां। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने के जा रहा है, जाते जाते आपका मैसेज लूंगा और आपका मैसेज पहले मज़र हसन साहब। बस मेरा मैसेज यही है कि आप जिस शोबे में काम कर रहे हैं, मेहनत, ईमानदारी और मोहब्बत के साथ काम करें, तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान उस लेवल पर आ जाएगा कि हम जैसे दूसरे मुल्कों की मिसालें देते हैं। आमिर बलोच जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कौम जो है उसकी जफाकशी, उसकी मेहनत, उसकी वफा और उसकी कुर्बानियों की कोई यानी इस बारे में कोई मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क में हर आदमी फ़र्ज़ शनास है, सिर्फ उनको गाइड करने की ज़रूरत है। और मैं इस मुल्क का मुस्तकबिल ना सिर्फ रोशन बल्कि दरख्शिंदा और ताबिंदा देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मज़र हसन साहब। हम आपकी खिदमात का एतराफ़ करते हैं और एन न्यूज़ आपकी फ़नी खिदमात पर, समाजी खिदमात पर आपको सल्यूट करता है। आप हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। गपशप हुई आज आमिर बलोच और मज़र हसन साहब से। ऐसी ही गपशप का मकसद है इस चाय की प्याली पर आपसे करने का। आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, पाकिस्तान का खूबसूरत इमेज दुनिया भर में मुतारिफ कराते रहिए। आप भी ब्रॉडकास्टर हैं, आपके हाथ में भी सोशल मीडिया मौजूद है। अपने इर्द गिर्द अच्छी चीज़ों को भी देखिए, सिर्फ नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिव चीज़ें भी आपके इर्द गिर्द बिखरी हुई हैं। उनकी तस्वीर बनाइए, उनकी वीडियो बनाइए, अपने
सोशल अकाउंट से शेयर कीजिए और अपने पाकिस्तान का खूबसूरत नाम रोशन कीजिए। सज्जाद कोकर को टीवी सज्जाद कोकर से इजाज़त दीजिएगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।